हम जानते हैं कि नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय निकालने के लिए 3 मेथड्स हमारे पास है। सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में किया इनकम मेथड, आज की क्लास में करने जा रहे हैं वैल्यू एडेड विधि, वैल्यू एडेड मेथड यानी कि मूल्य वृद्धि विधि, राष्ट्रीय आय निकालने की मूल्य वृद्धि विधि। और आपको इसमें क्या क्या समझना है, क्या क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए मूल्य वृद्धि विधि से किन चरणों से आप राष्ट्रीय आय निकालते हैं, स्टेप्स पता होने चाहिए, प्रिकॉशंस, सावधानियां, ये पूछा जा सकता है आपसे। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, मेथड कि किस तरीके से आप राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करते हैं मूल्य वृद्धि विधि से। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि क्या चरण है राष्ट्रीय आय निकालने के मूल्य वृद्धि विधि से, तो सबसे पहला काम वही है कि आपको आइडेंटिफाई करना होता है, पहचान करनी होती है कि कौन कौन से सेक्टर उत्पादन कर रहे हैं। तो कौन से सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, यानी कि 3 तरह के क्षेत्र हैं जो उत्पादन कर रहे हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इन तीनों ने जो हमारा उत्पादन में योगदान दिया, प्राथमिक जैसे कि आप समझते हैं एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, माइनिंग है, खनिज निकालना, ये इसके अंदर आता है। द्वितीयक में सेकेंडरी जैसे फैक्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन वर्क है। सेवा क्षेत्र हो गया आपका टर्शरी सेक्टर, इसके अंदर डॉक्टर की सेवाएं, इंजीनियर्स की सेवाएं, टीचर्स की सेवाएं, ड्राई क्लीनर्स की सेवाएं, पुलिस की सेवाएं, ये सब इसमें शामिल होता है। तो ऐसे तीनों क्षेत्र जो हमें उत्पादन करके देते हैं या जो उत्पादन करते हैं देश के अंदर, वो क्षेत्र आइडेंटिफाई, पहचानने होते हैं। अब इन तीनों क्षेत्र का ये आपकी किताब में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अब वहां से फर्स्ट पॉइंट बस बनाएंगे, ये फर्स्ट पॉइंट होता है। सेकेंड पॉइंट आपको क्या करना होता है, तीनों ही क्षेत्रों से आपको कैलकुलेट करना होता है जीवीए एट एमपी। अब देखिए ये मैंने क्या लिख दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तीनों ही क्षेत्रों से आपको निकालनी होती है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, सकल मूल्य वृद्धि। अब आप देखो, आप जी पता है आपको, सकल है, ग्रॉस है, ठीक है। आपको एमपी पता है बाजार कीमत पर, इंग्लिश में लिखूं तो इसका मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। आपको मार्केट प्राइस पता है, आपको ग्रॉस पता है, लेकिन आपको ये वैल्यू एडेड नहीं पता। ये नया वर्ड आ गया आपके लिए, मूल्य वृद्धि, ये एक नया वर्ड है। तो देखो ये नया वर्ड सीखना है, इसीलिए आज हम मूल्य वृद्धि विधि कर रहे हैं, क्योंकि आज आप ये नया वर्ड सीखेंगे कि क्या है। अभी मैं बताने जाऊंगी कि क्या करेंगे हम इसका, लेकिन आपको इन तीनों का जीवीए एमपी निकालना है। किन तीनों का, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और सर्विस या टर्शरी सेक्टर का। तीनों का जीवीए एमपी निकालो और ऐड करो तो आपको मिलेगा जीडीपी एट एमपी। तीनों का जीवीए एमपी निकालोगे और ऐड करोगे तो यू विल गेट जीडीपी एट एमपी। और जीडीपी एट एमपी से, जीडीपी एट एमपी तो आप जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और इससे आपको घरेलू आय बनानी है, यानी एनडीपी एट एफसी, घरेलू आय। और आपको ग्रॉस से बनाना है नेट, तो मूल्यह्रास माइनस यानी कि डेप्रिसिएशन माइनस डीपी, डीपी एज इट इज। एमपी से एफसी बनाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस एनआईटी माइनस। तो आ गया घरेलू आय। और उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको बनाना है राष्ट्रीय आय, एनएनपी एट एफसी, राष्ट्रीय आय। जो बच्चे अभी पहली बार देख रहे हैं उनको पहले लेक्चर्स देखने बहुत जरूरी है, तभी वो समझ पाएंगे मैं क्या कर रही हूं। एनडीपी एट एफसी से राष्ट्रीय बनाने के लिए सिर्फ ऐड करना है विदेशों से शुद्ध साधन आय, शुद्ध साधन आय यानी एनएफआईए, एनएफआईए। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपकी राष्ट्रीय आ जाएगी। तो हम बता रहे हैं चरण, किन चरणों से क्या तरीका स्टेप्स है जो अडॉप्ट करने चाहिए वैल्यू एडेड मेथड से राष्ट्रीय आय निकालने के लिए। तो पहला स्टेप है आप तीनों क्षेत्रों को पहचानिए, कौन सा किस सेक्टर में आता है, कौन सी फर्म किस सेक्टर में काम करती है। उसके बाद तीनों ही सेक्टर्स का आपको कैलकुलेट करना है बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, जीवीए एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस। वो कैसे, वो मैं बताऊंगी अभी।
तीनों को ऐड कर दीजिए, तीनों का जीवीए एट एमपी ऐड कर दीजिए तो आपको जीडीपी एट एमपी मिलेगा। जीडीपी एट एमपी से घरेलू आय निकालने के लिए कन्वर्जन करना है, मूल्यह्रास माइनस कीजिए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस कीजिए। उसके बाद आपको राष्ट्रीय आय निकालनी है, तो शुद्ध आपको एनडीपी एट एफसी है यानी घरेलू आय है, सिर्फ विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगी राष्ट्रीय आय। ये है आपके स्टेप्स, और इसके बाद मैं प्रिकॉशंस नहीं कराऊंगी, सीधा फॉर्मूलाज पर आती हूँ। अब हमारे पास है फॉर्मूला, सावधानियां करते हैं थोड़ी देर बाद। अब हमारे पास फॉर्मूला है कि हम किस तरीके से मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, इसमें हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट। दोनों मीडियम वाले ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी में भी लिख रही हूं उत्पादन का मूल्य, यानी कि इस साल तीनों क्षेत्रों ने मिलकर कितना उत्पादन किया वो। और उत्पादन का मूल्य बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, ये चीजें ऐड करते हैं। सेल्स का मतलब आपकी बिक्री और चेंज इन स्टॉक का मतलब स्टॉक में परिवर्तन। कि आपका ईयर के स्टार्टिंग में मान लीजिए ओपनिंग स्टॉक में परिवर्तन क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मान लीजिए आपका ईयर की स्टार्टिंग में आपके पास माल पड़ा हुआ था, बना हुआ गुड्स बनी हुई थी या रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, वो पड़ा हुआ था 100 रुपए का, ईयर के अंदर पड़ा 120 का, तो जो 20 रुपया है वो आप इसको क्लोजिंग माइनस ओपनिंग भी लिख सकते हो, क्योंकि माइनस साइन ही लगाना होता है इसमें। स्टॉक में कितना परिवर्तन हुआ, 100 से 120 हो गया, तो 20 का परिवर्तन हुआ, तो 20 में ऐड करेंगे आप स्टॉक में परिवर्तन। और बिक्री का मतलब इस साल आपने कितना उत्पादन बेच दिया वो आप यहाँ पर दिखाएंगे बिक्री। एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे, जब मैं बिक्री बोल रही हूं तो इसमें दो बिक्रियां शामिल होती है, एक घरेलू बिक्री डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब निर्यात, दोनों ऐड होते हैं इसके अंदर। घरेलू बिक्री का मतलब क्या हुआ, डोमेस्टिक सेल्स, इसमें इंक्लूडेड है ऑलरेडी, अलग से नहीं करना आपने इंक्लूड। और निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि मेरे लिखा होता है सेल्स और साथ में लिखा होता है एक्सपोर्ट, तो बच्चे सेल भी ले लेते हैं एक्सपोर्ट भी, नहीं ऐसा नहीं करना। अगर सेल्स गिवन है यानी कि मेरे देश में जो उत्पादन हुआ उसको मैंने अपने देश में प्लस विदेशों में दोनों में बेचा, तो टोटल बिक्री आ जाएगा यहाँ पर। तो इसलिए घरेलू बिक्री, हाँ अगर डोमेस्टिक सेल्स दी है तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट दोनों ऐड करने होते हैं आपने, तो आपको उत्पादन का मूल्य मिल जाता है। अच्छा कभी कभी ना सेल्स भी गिवन नहीं होता, तो जब सेल्स गिवन नहीं है तो सेल्स भी देखो निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं वो भी बताती हूँ। बिक्री को अगर आपने निकालना है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी करो, मान लो ये नहीं दिया है तो प्राइस इंटू क्वांटिटी का मतलब कीमत को मात्रा से मल्टीप्लाई कर दो तो भी बिक्री आ जाएगी आपके पास। तो वो भी एक तरीका है, अगर क्वेश्चन में वो अगर आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन दी है तो आप बिक्री ऐसे निकालेंगे और फिर उसमें चेंज इन स्टॉक प्लस करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन का मूल्य आ जाएगा। सेकेंड स्टेप हमारा होता है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी, जीवीए एट एमपी या बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। इसे खाली मूल्य वृद्धि भी कहते हैं बेटा, वैल्यू एडेड भी कहते हैं, खाली वैल्यू एडेड भी कहते हैं। कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपने कैलकुलेट कर लिया यानी कि उत्पादन का मूल्य वो आपने यहां से कैलकुलेट कर लिया। अब इसमें से माइनस कर दीजिए मध्यवर्ती उपभोग, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मैंने आपको बताया था दो तरह की गुड्स होती है, फाइनल और इंटरमीडिएट। यहां हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन के मूल्य में से ये जो उत्पादन का मूल्य है इसमें से माइनस करते हैं मध्यवर्ती उपभोग। अब ये मध्यवर्ती उपभोग क्या होता है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए आप जिन भी वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हो, वस्तुओं का खास तौर पर, तो उस पर किया गया खर्चा मध्यवर्ती उपभोग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक टेबल बना रहे हैं तो आपने टिम्बर का, लकड़ी का यूज किया, आपने उसमें पॉलिशिंग का यूज किया या आपने उसमें फेविकॉल का यूज किया, जो कि अपना रूप बदल के टेबल के रूप में आ गए, तो वो होती है मध्यवर्ती वस्तुएं, मध्यवर्ती उपभोग, और वो यहाँ माइनस किया जाता है। एक बात ध्यान रखना, जो मध्यवर्ती वस्तु हम अपने देश में से खरीद सकते हैं वो हम विदेशों से भी खरीद सकते हैं। तो जब लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो इसके अंदर ऑलरेडी
इट इंक्लूड्स इंपोर्ट, इट इंक्लूड्स इंपोर्ट्स। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी आयात शामिल है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? आयात। तो दोबारा से शामिल नहीं करना मध्यवर्ती उपभोग। अगर मध्यवर्ती उपभोग में लिखा है कच्चा माल तुमने अपने देश की सीमा में खरीदा तो वो भी शामिल है, तुमने आयात किया तो वो भी शामिल है। अलग से आयात ऐड नहीं करना, इसमें ध्यान रखना ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। ये कई बार बच्चे न्यूमेरिकल में मिस्टेक कर जाते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपने जैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस किया आपको मिल गया जीवीएट एमपी। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, मान लीजिए ऐसा लिखा है कि आपने मशीनें खरीदी, मशीनें मध्यवर्ती वस्तु नहीं होती, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होती। अगर आप अपना उत्पादन करने के लिए खरीद रहे हैं तो मशीनों का खरीदना मध्यवर्ती उपभोग नहीं है, कच्चे माल का खरीदना मध्यवर्ती उपभोग होता है। इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। यानी मध्यवर्ती उपभोग मतलब इंटरमीडिएट गुड्स को खरीदना, फाइनल गुड्स को खरीदना यहाँ पे शामिल नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है। अच्छा सुनो, ये जो जीवीएट एमपी है ना, इसको आप जीडीपीएट एमपी भी लिख सकते हो। हाँ जी बिल्कुल सही, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी लिखा जा सकता है। दोनों का एक ही मतलब है। और जैसे ही आप इसको जीडीपीएट एमपी लिखोगे आपका काम आसान हो गया, क्योंकि अब आप इससे घरेलू आय बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। ये मैं घरेलू आय लिख रही हूं कि घरेलू आय कैसे बनानी है, कन्वर्जन करना है। जीवीएट एमपी को आपने लिखा, जीडीपीएट एमपी इस चीज को यहां लिख दिया आपने जीवीएट एमपी को। अब यहां से क्या करोगे? डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, यानी कि मूल्यह्रास, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और माइनस करते ही घरेलू आय आ गई। और आगे तो मेरे शेयरों को पता ही है कि एनएनपीएटएफसी यानी कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालनी है। रट जाना चाहिए अब कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, एनडीपीएटएफसी में प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगी राष्ट्रीय आय। तो आप देखिए 4 स्टेप्स में इस फॉर्मूला के जरिए हमने मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय कैलकुलेट की। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पहले 2 फॉर्मूलाज है, क्योंकि ये वाले 2 तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं कन्वर्जन में। तो फर्स्ट और सेकेंड है बेसिकली मूल्य वृद्धि विधि के दोनों बेसिक फॉर्मूला, जिसमें आप उत्पादन का मूल्य निकालते हैं और मूल्य वृद्धि कैलकुलेट करते हैं। अच्छा मैं एक चीज और आपको बताने जाती हूँ, मूल्य वृद्धि का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मूल्य वृद्धि का मतलब होता है कि आप उत्पादक हैं, आप कच्चा माल लेकर आए, कच्चा माल लाकर आपने उसके अंदर भूमि पूंजी श्रम उद्यम इनका योगदान दिया, और उसके बाद आपने इससे फाइनल गुड बनाई, आपने पक्का माल बनाया। तो आप जो रॉ मटेरियल मार्केट से लेकर आए, जिसे आप इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, सपोज वो 100 रुपए की लेकर आए, लेकिन आपने उस 100 रुपए से मान लीजिए आप 100 रुपए की ब्रेड और आप बटर और लेट आप ऑयल ये सब लेकर आए, और आपने उससे क्या किया, आपने उससे ब्रेड पकौड़े बना दिए मार्केट में बेचने के लिए। आपकी सपोज इस तरह का कुछ कन्फेक्शनरी शॉप है और आपने ब्रेड पकौड़े बना लिए। तो जो 100 रुपए का रॉ मटेरियल आप लेकर आए थे वो मध्यवर्ती उपभोग था, वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी। अब उससे आपने ब्रेड पकौड़े बना के बेचे 180 रुपीज के, प्रॉफिट जमा लिया अपना 180 का। तो आपने उसमें कितनी मूल्य वृद्धि ऐड की? 80 रुपए। 100 की चीज लाए, 80 रुपए ऐड किया। हालांकि 80 सारा आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें से सभी लोगों को देना होगा जो लेबर रखी है। 100 रुपए अलग कर दो कच्चे माल का, उसके अलावा जो लेबर रखी है या भूमि का किराया या कुछ भी आप मानिए, वो सब अलग करके 80 मतलब 100 प्लस 80 ऐड करके 180 का बेचा आपने। तो जो 80 रुपीज आपने उस 100 रुपए के कच्चे माल में एड ऑन किए वो है मूल्य वृद्धि। तो इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती उपभोग में आप मूल्य वृद्धि ऐड करते हैं, और वो मूल्य वृद्धि क्या होती है? वो एक्चुअली उत्पादन के चारों साधनों की आय है। उत्पादन के कौन से? भूमि पूंजी श्रम उद्यम, इनकी आय है। आपने वो उन चारों से काम करवाया इस कच्चे माल में, तो उन चारों को सैलरी भी देनी पड़ेगी, रिवॉर्ड भी देना पड़ेगा। तो वो 80 रुपए वही है, सारा प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट तो उसका छोटा सा हिस्सा होगा। मान लीजिए भूमि का किराया उसमें से 20 रुपए चला गया, पूंजी का जो इंटरेस्ट है वो 20 रुपए चला गया, ऐसे करके लेबर को 20 रुपए दे दिए, तो 60 तो ये निकल गए। प्रॉफिट कितना बचा आपका? सिर्फ 20 रुपए। तो मूल्य वृद्धि या वैल्यू एडेड क्या है? द अमाउंट विच यू हैव एडेड इन द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जैसे ही आप मध्यवर्ती उपभोग में मूल्य वृद्धि ऐड करते हैं तो बन जाता है वो वैल्यू ऑफ आउटपुट, यानी कि उत्पादन का मूल्य बन जाता है। देखो ऐसे ही तो है, ये क्या है? मूल्य वृद्धि है, ठीक। इसमें मध्यवर्ती उपभोग इधर लाके ऐड कर दो तो बन जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट।
तो देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको कैलकुलेट करना है, सॉरी एनडीपीएट घरेलू आय, ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे तो क्वेश्चन देखकर ये पता चल गया कि मूल्य वृद्धि विधि से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स है, तो मैं एक एक स्टेप से स्टेप बाय स्टेप करना है आपको। तो सबसे पहला स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट है आपके पास, यानी कि उत्पादन का मूल्य है या नहीं, या कैलकुलेट करें, है उत्पादन का मूल्य 200 रुपए, एज इट इज लिख लिया। चलिए अगला स्टेप देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप चलती हूँ, आपको भी वही करना है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस यानी मूल्य वृद्धि, वैल्यू एडेड, और वो कैसे निकालना है, उत्पादन का जो मूल्य है यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, उसमें से क्या माइनस करेंगे बताओ, यस इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी मध्यवर्ती उपभोग। तो ये आपके पास 200 है और मध्यवर्ती उपभोग आपको दिया है 75। अच्छा इधर देखो, यहाँ आपको परचेज ऑफ मशीनरी भी दी है, तो मैंने कहा था मशीन परचेज करना नहीं होता इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट मध्यवर्ती उपभोग का, और वैसे भी जब पूरा मध्यवर्ती उपभोग ही दिया है तो उसका कोई पार्ट करना ही नहीं है, मशीन तो खरीदना होता ही नहीं है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो ये नहीं लेंगे, मैंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ लिखा। तो आपके पास मूल्य वृद्धि आ गई 125 यानी जीवीएट एमपी। थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करती हूँ एनडीपीएट एफसी, बस अब मुझे कन्वर्जन करना है, और मैंने कहा था इस जीवीएट एमपी को मैं जीडीपीएट एमपी भी लिख सकती हूँ, लिख दिया मैंने। अब मुझे ग्रॉस से नेट चाहिए, तो माइनस करूंगी मूल्यह्रास यानी डेप्रीसिएशन, डीपी है एज इट इज, एमपी से एफसी बनाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब जरा ध्यान दो, ये आपके पास 125 आ गया जीडीपीएट एमपी, मूल्यह्रास देखिए दिया हुआ है 10, डेप्रीसिएशन डिडक्ट कर दिया। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, तो देखो अप्रत्यक्ष कर ना देकर जीएसटी दिया हुआ है, जीएसटी अप्रत्यक्ष कर होता है, तो 20 माइनस आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी 10। नाउ यू गॉट इट 125 minus 10 and it becomes 105 and that is your घरेलू आय एनडीपीएट एफसी, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इस तरीके से आपने वैल्यू ऑफ आउटपुट मेथड से कैलकुलेट किया घरेलू आय को। तो हमारे सामने क्वेश्चन है साधन लागत पर सकल मूल्य वृद्धि कैलकुलेट करने का। आपको दिया है यूनिट ऑफ आउटपुट सोल्ड, यानी आपने जितनी वस्तुएं बेची, कितने वस्तुएं बेची, आपने 1000 यूनिट्स बेची, एक वस्तु 30 रुपए की है, मूल्यह्रास 1000 है, मध्यवर्ती उपभोग 12000 है, अंतिम स्टॉक 3000 और जो आपका ओपनिंग है आरंभिक स्टॉक 2000 और जीएसटी यानी अप्रत्यक्ष कर 6000। तो सबसे पहला स्टेप वैल्यू ऑफ आउटपुट, कुछ बच्चे आंसर निकाल चुके हैं, वेरी गुड। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको प्राइस इनटू क्वांटिटी कर दो तो आपका आ जाएगा सेल, प्लस करो चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक क्या करोगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर दो, अंतिम माइनस आरंभिक। मैंने पहले बताया था ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, आप अंतिम माइनस आरंभिक करोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो देखिए जरा, प्राइस इंटू क्वांटिटी 30 इंटू 1000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक 3000 माइनस 2000, तो ये आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया 31,000। सेकेंड स्टेप मूल्य वृद्धि निकालनी है, जिसको मैं फुल फॉर्म में कहती हूं जीवीएट एमपी, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। और ये आपके पास कैसे आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन के मूल्य में से माइनस कीजिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वो आप माइनस कीजिए, मैंने आईसी लिख दिया, आप पूरा लिखिएगा मध्यवर्ती उपभोग 31,000 माइनस 12,000 और ये आपके पास आ गया 19,000। जिन बच्चों ने आंसर निकाला था बिल्कुल बढ़िया, परफेक्ट। और आपको चाहिए जीवीएट एफसी, देखिए आप जो चाहिए उस पर नजर होनी चाहिए, जीवीएट एफसी, जबकि आपके पास है जीवीएट एमपी, ये ना देखो जीवीएट एमपी चाहिए, जीवीएट एफसी, तो बस एक ही चेंज करना है, एमपी से एफसी बनाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करने हैं। मैं देख रही हूँ जो बच्चे आंसर दे रहे हैं, तो जीवीएट एमपी 19,000 माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, और वो होता है अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। मेरे पास सिर्फ अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी, मेरे पास सब्सिडी नहीं है, आर्थिक सहायता नहीं है, तो नहीं लूंगी, तो सिर्फ जीएसटी आप माइनस कर दीजिए अप्रत्यक्ष कर 6000 एंड यू विल गेट योर आंसर 13,000। ये तो कन्वर्जन ही था।
मेन चीज आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए थे। तो इस तरीके से मूल्य वृद्धि विधि से आप अलग अलग तरीके से कंसेप्ट फाइंड कर सकते हैं अगर आपको बेसिक फॉर्मूलाज क्लियर है तो। अब मैं बात कर रही हूं मूल्य वृद्धि विधि से प्रिकॉशंस, सावधानियां, क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए जब आप मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय या घरेलू आय कैलकुलेट करते हैं। तो वही चीज कुछ आपको इंक्लूड करना है और कुछ एक्सक्लूड करना है। तो क्या इंक्लूड और क्या नॉट इंक्लूड यानी एक्सक्लूड, क्या छोड़ना है, शामिल करना है, क्या शामिल नहीं करना चाहिए, वो हम यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहली चीज शामिल नहीं करनी चाहिए वो होती है मध्यवर्ती उपभोग यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या हुआ कि जो आपने कच्चा माल खरीदा है उत्पादन करने के लिए, उस कच्चे माल की वैल्यू को आप यहां शामिल नहीं करेंगे, नहीं तो इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम, दोहरी गणना की समस्या पैदा हो जाएगी। दोहरी गणना की समस्या क्या है वो बताऊंगी अभी, लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स मध्यवर्ती उपभोग से मान लीजिए आपने ये पेन बनाना है, तो जब आप अगर ये पेन बनाते हो तो ये पेन बिका लेट 20 रुपए का, इस 20 रुपए को शामिल करना है। लेकिन इस पेन को बनाने में जो भी खर्चा हुआ, इस पेन को बनाने में प्लास्टिक लगा, इंक लगी या और भी कुछ जो इस पेन को बनाने में खर्चा हुआ, वो खर्चा आप शामिल नहीं करेंगे, मध्यवर्ती उपभोग शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ इसका अंतिम मूल्य शामिल करेंगे, फाइनल वैल्यू इसकी शामिल करेंगे, नहीं तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइज हो जाएगी, याद रखिएगा। तो मध्यवर्ती उपभोग नहीं करना शामिल, तो क्या करना है, अंतिम उपभोग शामिल करना है, फाइनल गुड्स, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स, सिर्फ वो शामिल करनी है। उसके बाद सेकेंड हैंड गुड्स की परचेज, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, मैंने ये पहले भी बताया था इनकम मेथड में पुरानी वस्तुओं को बेचने से जो इनकम मिली वो इंक्लूड नहीं करेंगे। रीजन, वो वस्तुएं इस साल में नहीं बनी, इस करंट ईयर में नहीं बनी, तो इस साल की प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। जिस साल वो पहली बार बनी होंगी उस साल की प्रोडक्शन का पार्ट हो गई, उस साल की इनकम का पार्ट हो गई। दोबारा शामिल करोगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, इसलिए सेकेंड हैंड वस्तुओं को बेचने से मिलने वाली इनकम शामिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन कमीशन इन सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स वो शामिल होगी। पुरानी वस्तुओं को अगर कोई पर्सन बिकवा रहा है और उसके लिए मेहनत कर रहा है, एक पुरानी बिल्डिंग है या पुरानी कार है, उसे बिकवाने के लिए एक कमीशन एजेंट कस्टमर पकड़ता है, उसको परसुएड करता है, मोटिवेट करता है, उसे बिकवाता है उससे, तो वो तो बेचारा अपनी मेहनत हर बार नहीं दे रहा है, तो वो जरूर इंक्लूड करेंगे क्योंकि उसका ये उत्पादन क्रिया सेवा क्षेत्र का पार्ट है, हर बार वो नई सेवा दे रहा है, इसलिए उसे इस साल की राष्ट्रीय आय में भी शामिल किया जाएगा। लेकिन वस्तुओं की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाएगा, वस्तुओं का उत्पादन नया नहीं हुआ है, इसको आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये इंपॉर्टेंट है। हिंदी में बोलूं तो अपने लिए सेवाओं का उत्पादन, खुद के लिए, जैसे आपकी मदर घर में सारा काम कर रही है, हाउस होल्ड वर्क कर रही है जितना भी, या आप घर में सपोज गार्डनिंग कर रहे हैं, आप माली नहीं, आप अपने घर में गार्डनिंग कर रहे हैं, या आपके डैडी सपोज टीचर हैं और आप ही को पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह का, या आपके डैडी प्लम्बर हैं और घर में अपना प्लम्बिंग का काम उन्होंने कर दिया, इस तरह का कुछ भी काम, सेवा अगर आप अपने घर के लिए, अपने लिए ही प्रोवाइड कर रहे हो, उसका उत्पादन कर रहे हो, सेवाएं प्रदान कर रहे हो, तो वो उसकी वैल्यू शामिल नहीं होती राष्ट्रीय आय में, क्योंकि जो सेवाएं हैं उनका अंदाजन मूल्य
एस्टिमेटेड वैल्यू निकालना मुश्किल है, क्योंकि जब आप सेवा प्रदान करते हो तो उसके अंदर भावनाएं शामिल होती हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ, अगर आपकी मदर टीचर है या नर्स है आपकी मदर, और जब वो हॉस्पिटल में सर्विस प्रोवाइड करती है या आपको सर्विस प्रोवाइड करती है तो दोनों में बहुत फर्क होता है। हॉस्पिटल में वो एज अ प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आपको फीवर है तो उनको ऐसा लगता है उनको फीवर हो गया, वो आपको सर्विस तो दे ही रही है, लेकिन वो जो ह्यूमन टच, सारा दिन आपके पास बैठे रहना, ह्यूमन टच जो होता है उसका वैल्यू नहीं कर सकते। कि एक मम्मी ने अगर 8 घंटे हॉस्पिटल में सेवा प्रदान की और उनका एक दिन का जो इनकम है वो 500 रुपए है, तो हमें सेवा प्रदान की वो भी 500 का नहीं, क्योंकि वो ह्यूमन टच, वो इमोशंस कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इन द टर्म्स ऑफ मनी। दैट इज वाई व्हेन अ पर्सन इज गिविंग हिज और हर सर्विसेज फॉर हिमसेल्फ, फॉर हिज होम, फॉर हिज फैमिली, तो उसके अंदाजन वैल्यू निकालना नामुमकिन है, इसलिए उसे राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। पर वस्तुओं का उत्पादन, हिंदी में बोल देती हूं, लिख इंग्लिश में देती हूं यहां पर, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, खुद के लिए वस्तुओं का उत्पादन। अब वस्तुओं का उत्पादन, जैसे मान लीजिए इंजीनियर है, कंप्यूटर इंजीनियर, उसने खुद के लिए कंप्यूटर बना लिया, खुद के लिए, अपने बेटे के लिए कंप्यूटर बना लिया, वो वस्तु का उत्पादन किया। कंप्यूटर बनाने में कोई इमोशंस नहीं लगे, ठीक है, सेवा प्रदान करने में होते, वस्तु बनाने में कोई इमोशंस नहीं होते, तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ये कंप्यूटर बाजार से खरीदते तो कितने रुपए का होता, तो वो आपकी डोमेस्टिक इनकम राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। एक फार्मर है, वो अपने लिए अनाज का उत्पादन कर रहा है, तो वो उत्पादन जरूर, यानी प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ गुड्स, वो तो शामिल होता है राष्ट्रीय आय में, पर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज, सेवाओं का उत्पादन शामिल नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने हमेशा ध्यान रखना है। इसके बाद स्वकाबिज मकानों का आरोपित किराया, ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, आरोपित किराया यानी कि एस्टिमेटेड या इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ, इंग्लिश में बोलूं तो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज। मैं अपने खुद के घर में रह रही हूं, उसका अंदाजन किराया राष्ट्रीय आय घरेलू आय में शामिल होगा। कारण क्या है कि वो जो अंदाजन अगर मैं उस घर को किराए पर दे देती और जो इनकम मिलती तो वो मेरी इनकम का पार्ट होती, या फिर मैं ही, अगर मेरे पास अपना घर नहीं होता, मैं किराए पर लेती तो मुझे सपोज 10,000 20,000 रुपया किराया देना पड़ता, तो मेरे खर्चे में से निकल जाता, वो बचत हो रही है। इसलिए ये इंप्यूटेड वैल्यू, इंप्यूटेड का मतलब होता है अंदाजन, स्वकाबिज का मतलब होता है अपने खुद का घर, आरोपित का मतलब होता है अंदाजन, अपने ही खुद के घर का अंदाजन किराया राष्ट्रीय आय में शामिल आप करते हैं। इस प्रिकॉशन को आपने बहुत ध्यान से, क्योंकि ये इनकम मेथड में भी है और ये आपका यहाँ पर वैल्यू एडेड विधि में भी है, तो दोनों को बहुत ही ध्यान से आपने देखना है। इसके अलावा एक चीज और इसमें आती है, प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय फर्म, यानी फर्मों द्वारा अचल संपत्तियों का स्व उत्पादन, सेल्फ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक फैक्ट्री है और वो फैक्ट्री ने अपने मजदूरों को लगाकर एक सपोज स्टोर बनाना था या एक बाइक या स्कूटर शेड बनवाना था, तो बाजार से कुछ भी बस थोड़ा सा कच्चा माल लिया और बाकी कच्चा माल ही पड़ा हुआ था, मान लीजिए सीमेंट वगैरह सब कुछ उस फैक्ट्री में बनता है, लाइक सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री है और ईटे वीटे भी पड़ी हुई थी, उनका यूज करके, अपने लेबर का यूज करके साइकिल शेड खुद ही बनवा लिया, बाजार से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो उन्होंने जो अचल संपत्ति मतलब फिक्स असेट जो लॉन्ग पीरियड तक चलते हैं, उसका उत्पादन खुद के लिए करवा लिया। तो अगर ऐसा कोई उत्पादन खुद के लिए, खुद की मशीनें बनवा ली अपने आप, कंप्यूटर वाली कंपनीज ने अपने लिए, देखिए ये दोनों में फर्क है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन अपने घर के लिए बनाया
और ये उत्पादन के लिए, तो घर के लिए कोई गुड्स बनाई वो भी शामिल होगी। और अगर आपने अपनी फैक्ट्री के लिए भी कोई फिक्स्ड एसेट बनाया, कोई अचल परिसंपत्ति बनाई है, खुद से ही बना ली अपने ही लेबर को लगाकर, तो वो भी शामिल होगी किसमें, राष्ट्रीय आय या डोमेस्टिक इनकम में। ये किसमें इंक्लूड है, इन डोमेस्टिक डीवाई और नेशनल इनकम एनवाई, और ये एक्सक्लूड भी वही है डीवाई एंड एनवाई। पूरा लिख लेना आप, शॉर्ट फॉर्म अलाउड नहीं है। तो ये कुछ सावधानियां जिनका ध्यान रखना है जब हम वैल्यू एडेड मेथड से निकालते हैं राष्ट्रीय आय। अब मैंने थोड़ी देर पहले बोला था मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल नहीं करना, किसमें, डोमेस्टिक इनकम या राष्ट्रीय निकालने में, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है डबल काउंटिंग की, दोहरी गणना की समस्या, डबल प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो डिस्कस कर देती हूं जरा क्या है ये। 3 से 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दोहरी गणना की समस्या क्या है। तो देखिए जरा दोहरी गणना की समस्या क्या है। अगर आप प्रोडक्शन करते समय किसी वस्तु की कीमत को एक से ज्यादा बार काउंट कर लो, उत्पादन में एक से ज्यादा बार काउंट कर लो किसी वस्तु की कीमत को, वैल्यू को, नॉट कीमत, उस वस्तु की वैल्यू को, तो वो कहलाती है दोहरी गणना की समस्या। मतलब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ 2 बार करो, 2 से ज्यादा बार भी कर सकते हो, 1 से ज्यादा बार करते ही दोहरी गणना हो जाएगी। अब कैसे, जरा एक एग्जांपल से समझते हो। मैं चाहती हूँ जब आप नोट्स बनाए दोहरी गणना की समस्या की तो इस तरह का एग्जांपल जरूर दें। मान लीजिए एक फार्मर है और उस फार्मर ने उत्पादन किया गेहूं का, और गेहूं का जो उत्पादन किया उसने किया 1000 रुपए का, 1000 रुपए का वीट प्रोड्यूस किया उसने, फार्मर ने, किसान ने, और उसे उसने सेल कर दिया सपोज मिलर को, मिलर मतलब जो आटा चक्की वाला होता है उसे। तो उसने क्या किया, 1000 रुपए का सामान खरीदा और उससे 1500 रुपए का फ्लोर यानी आटा बनाया, फ्लोर मतलब आटा बनाया 1500 का, और फिर इसने क्या किया, इसे बेच दिया बेकर को। बेकर समझते हो, जो ब्रेड बनाते हैं, ठीक है। और बेकर को उसने बेच दिया, 1500 रुपए का सेल कर दिया, और बेकर ने उससे 1800 रुपए की ब्रेड बना ली, ब्रेड, और इसने बेच दिया इसको रेस्टोरेंट ओनर को, रेस्टोरेंट ओनर या कन्फेक्शनरी शॉप, कन्फेक्शनर को, कन्फेक्शनर होता है जो पेस्ट्रीज, ब्रेड्स ये सब बेचते हैं, वो कन्फेक्शनर होते हैं। इसने 1800 की ब्रेड खरीदी और उससे 2000 रुपए के पकोड़ास बना दिए या सैंडविच बना दिए, चलिए सैंडविच बना दिए 2000 के, और मार्केट में बेच दिया। इसने उठाया और किसे बेच दिया इसे, 2000 रुपए का कस्टमर को बेच दिया। तो आप देखिए ये जो मैं आपको यहां तक दिखा रही हूं, ये वस्तुएं घूम रही है किसमें, उत्पादन सीमा के अंदर, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि अभी तक ये वस्तुएं जो इधर घूम रही है यहां तक, वो उत्पादकों के बीच में घूम रही है। फार्मर ने खुद नहीं खाना था, उसने मिलर को बेचना था, मिलर ने खुद नहीं खाना था, उसने बेकर को, बेकर ने खुद नहीं खाना था, कन्फेक्शनर को, कन्फेक्शनर ने खुद नहीं खाना था, कस्टमर को। तो खाना किसने ये चीज, कस्टमर ने खानी है, उसने 2000 रुपए की खरीदी, सैंडविचेस खरीदी उसने 2000 रुपए की। तो देखिए जब तक कोई वस्तु उत्पादन सीमा के उत्पादकों के बीच में नाचती रहती है तब तक वो रहती मध्यवर्ती। तो ये सारी वस्तुएं यहां तक मध्यवर्ती थी, जैसे ही पहुंची कस्टमर के पास वो अंतिम यानी फाइनल गुड्स बन गए। अब मैं बात कर रही हूँ दोहरी गणना क्या है। अगर अब मैं कहूं कि सबने कितना कितना उत्पादन किया, टोटल उत्पादन बता दो कि कितना है, तो आप देखिए कुछ इस तरह से कर सकते हैं। यहां लिखती हूं मैं उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर, एक टेबल बनाऊंगी मैं, और यहां प्रोड्यूसर कौन कौन है, फार्मर है, मिलर है, बेकर है और कन्फेक्शनर है, ठीक है। अब इनका उत्पादन का मूल्य कितना है, यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, फिर उसके बाद मध्यवर्ती उपभोग कितना किया इन्होंने, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और फिर वैल्यू एडेड।
देखना मैं दोहरी गणना सिखा रही हूँ कैसे होगी। अच्छा जी, फार्मर ने कितना उत्पादन किया जी, उसने 1000 रुपए की गुड्स बेची, ओके। मिलर ने 1500 रुपए की गुड्स बेची, ठीक है जी। बेकर ने 1800 रुपए की बेची और कन्फेक्शनर ने बेची 2000 रुपए की। सबका उत्पादन ऐड कर दिया और ये जैसे ही मैं ऐड करूंगी 8 और 5 13 3 4 5 6 6300 उत्पादन किया टोटल मिलाकर, ये है उत्पादन का मूल्य। और मैंने कहा हाँ जी, इस बार की डोमेस्टिक इनकम अगर यही सारे हैं तो डोमेस्टिक इनकम कितनी हो गई 6300। क्या मैंने सही किया? क्या मैंने उत्पादन का मूल्य जो निकाला, या ये कह लूं घरेलू आय जो मैं कह रही हूं 6300, क्या ठीक है एकदम? सभी के उत्पादन को ऐड कर दिया? नो, क्योंकि देखिए हुआ क्या, मैंने गड़बड़ क्या की जरा वो देखना। मैंने गड़बड़ ये की कि चलो फार्मर ने तो 1000 रुपए का उत्पादन किया, जो मिलर है ना इसने 1000 का नहीं किया था, इसने 1000 का सामान लिया था फार्मर का, 500 खुद की सेवाएं दी, तब बना 1500। ऐसे बेकर ने क्या किया, बेकर ने 1000 तो फार्मर का था, 500 मिलर का था, खुद की सेवाएं तो बस 300 थी। और कन्फेक्शनर को देखो तो देखना, कन्फेक्शनर यहां देखना 1000 फार्मर का, 500 मेहनत किसकी, मिलर की, और बेकर की कितनी 300, और अपनी मेहनत तो सिर्फ 2 थी 200। अब अगर ध्यान से देखो तो फार्मर की 1000 रुपए की मेहनत कितनी बार काउंट हो गई, एक बार खुद की, फिर दूसरी बार यहां, तीसरी बार यहां, चौथी बार, 4 बार 1000 रुपए काउंट हो गए। ऐसे आप देखो जो मिलर है इसके 500 रुपए एक बार खुद के काउंट हो गए, फिर देखो बेकर के टाइम पे, और उसके बाद कन्फेक्शनर के 3 बार। अब बात करती हूँ बेकर की। बेकर के 300 की मेहनत एक बार उसने खुद काउंट की, एक बार कन्फेक्शनर ने काउंट कर ली, 2 बार। इसे कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक व्यक्ति की या एक उत्पादक की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, मेहनत है, एक से ज्यादा बार, उसके उत्पादन को एक से ज्यादा बार काउंट कर लोगे तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, दोहरी गणना की समस्या। तो ये नहीं करनी है, ये गलत है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसके लिए 2 तरीके हैं। पहला, आप अंतिम उत्पाद विधि अपनाएं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड अपनाएं, फाइनल प्रोडक्ट मेथड। और दूसरा वैल्यू एडेड विधि अपनाएं, वैल्यू एडेड मेथड। मैं वैल्यू एडेड मेथड पहले बताती हूँ, जरा देखिए, बहुत सिंपल है। आप क्या कीजिए, सबने जितना जितना मध्यवर्ती उपभोग किया वो देख लीजिए। अब फार्मर का मैंने अपने एग्जाम्पल में कहीं नहीं दिया कि फार्मर ने कुछ खरीदा तो 0, तो इसकी वैल्यू एडेड आ गई 1000। क्यों? वैल्यू एडेड क्या होती है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, दैट बिकम्स वैल्यू एडेड, मूल्य वृद्धि। अच्छा, मिलर की बात करूं तो इसे 1500 का बेचा पर खरीदा कितने का था, 1000 का, तो इसने कितनी मूल्य वृद्धि की, 500। ऐसे ही बेकर ने 1500 रुपए का खरीद कर 1800 में बेचा, उसकी मूल्य वृद्धि 300 थी। कन्फेक्शनर ने 1800 का खरीद कर 2000 बेचा, उसकी मूल्य वृद्धि 200 थी। अगर मैं सारी सिर्फ मूल्य वृद्धि ऐड करूं, सबकी मेहनत, जिसने जितनी मेहनत की उस पर ऐड करो बस खाली, बाकी तो दूसरे की मेहनत थी, तो 1500 और ये 2000। ये है आपका राष्ट्रीय आय में जिसे हमें शामिल करना चाहिए। जीवीआई टेम्पी कहना चाहिए मुझे, वो जीवीआई टेम्पी है, आगे राष्ट्रीय आय तो बाद में बनाएंगे, लेकिन इसको शामिल करना है मूल्य वृद्धि विधि से। या फिर क्या शामिल करो, जो लास्ट उत्पादन की वैल्यू है, ये कन्फेक्शनर ने किसको बेचा, कस्टमर को, तो या तो खाली इसको शामिल करो। तो आप देखो ये दोनों सेम है, लास्ट उत्पादन की वैल्यू, ये जो कन्फेक्शनर ने कस्टमर को बेचा, पीछे की सब हटा दो, सिर्फ जो लास्ट उत्पादन कस्टमर के पास गया उसकी वैल्यू शामिल कर दो, और वो मूल्य वृद्धि के बराबर ही आएगी 100%। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो। 2 तरीके हैं, एक फाइनल प्रोडक्शन मेथड जो मैंने कहा लास्ट उत्पादन को शामिल करो, या दूसरा वैल्यू एडेड मेथड, मूल्य वृद्धि विधि। दोनों बताया मैंने, मूल्य वृद्धि विधि से भी और अंतिम उत्पाद से भी आप दोहरी गणना की समस्या से छुटकारा पा सकते हो। और अगर आपको याद होगा, मैंने 1-2 लेक्चर पहले बताया था कि हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को ऐड नहीं करते, क्योंकि इससे दोहरी गणना की समस्या हो जाएगी। और तब किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम आपने बताया नहीं रीजन, मैंने कहा था रीजन मैं आगे बताऊंगी। तो ये है वो रीजन कि क्यों सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल, फाइनल गुड्स की वैल्यू को शामिल करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए।
जब आप इसका आंसर बनाएंगे दोहरी गणना की समस्या का, तो मीनिंग देंगे कि प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद आप ऐसे टेबल जरूर बनाएं, दिखाएं। उसके बाद आपको बताना है किस तरह से सॉल्व होगी, प्रोडक्शन, फाइनल प्रोडक्शन मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से। तब आप एक कंप्लीट आंसर अपना तैयार कर पाएंगे। आप जब तैयार करेंगे 6 नंबर का बन जाएगा। बोर्ड में हालांकि 3 से 4 नंबर में बनता है, लेकिन आप पूरा तैयार कीजिए ताकि कुछ भी पूछा जाए आपको एकदम क्लियर हो। और ये एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को मैं कहती हूँ A to B टाइप। कहीं लिखा नहीं हुआ किताबों में, मैं कहती हूँ A to B टाइप, क्योंकि इसमें A ने B को बेचा, B ने C को बेचा, C ने D को बेचा, इस तरह का कॉन्सेप्ट आ जाता है। और देखें जरा अब आप यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन को मैं टेबल बना के सॉल्व करती हूँ। टेबल आपके सामने, आप भी बना सकते हैं। यहाँ फर्म लिखूंगी, यहाँ लिखूंगी वैल्यू ऑफ आउटपुट, फिर लिखूंगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप पूरा लिखना, IC मैंने लिख दिया है। उसके बाद VA लिखा मैंने, वैल्यू एडेड मूल्य वृद्धि। आप शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे, मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। सबसे पहले A ने बेचा, देखो किस तरह से सॉल्व करना है इसको। A ने गुड्स बेची है B को, तो A और यहां मैंने एरो लगा दिया, B आप छोड़ भी सकते हैं, आप खाली ऐसे छोड़ सकते हैं। A बेचा है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा 50 करोड़, और ब्रैकेट में लिख दिया मैंने B कि A ने किसको बेचा, B को। A ने फिर 70 करोड़ का प्राइवेट कंजम्पशन यानी गृहस्थों को बेचा, आम लोगों को बेचा, फर्म को नहीं बेचा। 70 पे तो बेचना है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और यहाँ पर PC लिख दिया मैंने, आप पूरा लिखना गृहस्थ या प्राइवेट कंज्यूमर, ऐसा। ये तो हो गया पहला जो मैंने लिखा। अब ध्यान से देखिए, अब मैं करने वाली हूँ इंटर ट्रांजेक्शन। वर्ड देखो मैंने क्या यूज किया, इंटर ट्रांजेक्शन, यानी ये जो B का अकाउंट है, इसमें अगर A ने B को बेचा है तो B ने खरीदा होगा, तो B ने अगर खरीदा है तो B के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में लिख दीजिए 50। ये A से खरीदा उसने, B के इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब मध्यवर्ती उपभोग, खरीदारी। B ने कितने का कच्चा माल खरीदा, तो B ने A से खरीदा क्योंकि A ने बेचा है, तो यहां पर ले लिया। अब B ने बेचा 80 करोड़ का C को, तो बेचा है तो यहां आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट में किसे, C को, और C ने खरीदा होगा तो ये C के इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आ गया जो उसने B से खरीदा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। एरो देखिए, इसे मैं इंटर ट्रांजेक्शन कहती हूँ, आपस की ट्रांजेक्शन है A, B और C। अब लिखा है C ने 1000 का माल, या 1000 को ज्यादा हो गया, ये 100 कर देते। C ने 100 रुपए का माल प्राइवेट कंज्यूमर को बेचा, तो ये 100 और यहाँ PC यानी प्राइवेट कंज्यूमर। आप देखो प्राइवेट कंज्यूमर फर्म नहीं है तो उनकी कोई इंटर ट्रांजेक्शन नहीं है, आम गृहस्थ है या सरकार है, उनको बेच दिया, बस इतना ही हमारे को गिवन था। अब देखो कहीं क्वेश्चन में नहीं लिखा A ने किसी से कुछ खरीदा, तो नहीं खरीदा, तो ये टोटल ऐड करो, 120 माइनस 0, इसकी वैल्यू एडेड होगी 120। ऐसे B ने और किसी से नहीं खरीदा, 80 का माल बेचा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू एडेड 30। C का वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी उत्पादन का मूल्य 100, मध्यवर्ती उपभोग 80, तो वैल्यू एडेड होगी 20। तीनों की अलग अलग वैल्यू एडेड भी आ गई, और टोटल कर लेती हूं तो ये टोटल आपकी 120, 150, 170। इसे कहूंगी मूल्य वृद्धि, बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि, GVAT-MP। और मुझसे पूछा है डोमेस्टिक इनकम बनाओ, अगर शुद्ध प्रत्यक्ष कर दिया है और मूल्यह्रास दिया है, तो अब तो कन्वर्जन का काम है, आपको आता है NDP/FC, जबकि ये GVAT-MP दिया है। मैंने कहा था GVAT-MP को मैं GDP/MP लिख सकती हूँ, GVAT-MP, VA को DP लिख सकते हैं, VA इज इक्वल्स टू DP। तो माइनस ग्रॉस से नेट बनाने के लिए मूल्यह्रास, और MP से FC बनाने के लिए शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। जैसे ही आपने माइनस किया तो 170 माइनस 50 माइनस 10, 110 आपकी आ गई घरेलू आय। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं, पूछे जा सकते हैं आपसे मूल्य वृद्धि विधि में। अब इसी तरह के क्वेश्चन में कई बार वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको स्टॉक दिया होता है अंतिम और आरंभिक, तो आप अंतिम माइनस आरंभिक करके वैल्यू ऑफ आउटपुट में लिख दीजिए, या आप अंतिम स्टॉक यहां लिखें, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक इंटरमीडिएट में लिखें अगर वो दिया है तो
तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आपको दिया हुआ है घरेलू बिक्री, डोमेस्टिक सेल्स, तो डोमेस्टिक सेल्स वैल्यू ऑफ आउटपुट में, और एक्सपोर्ट भी दिया है तो वो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट में। डोमेस्टिक सेल्स हो तभी एक्सपोर्ट शामिल करना है, वरना नहीं करना। ऐसे अगर आपको दिया है कि आपने अपने देश से घरेलू कच्चा माल खरीदा तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में, और देश से आपने विदेशों से खरीदा, इंपोर्ट किया कच्चा माल विदेशों से, तो वो भी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में। मैं फिर बता रही हूँ, मशीनरीज खरीदना, अगर आप मशीनरी खरीदते हैं उत्पादन के लिए तो वो मध्यवर्ती उपभोग का पार्ट बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता। इस बात को ध्यान रखें। इस तरीके से हमने वैल्यू एडेड मेथड के लगभग हर एस्पेक्ट को टच किया, लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं बहुत सारे। जब तक आप कम से कम 25-30 न्यूमेरिकल इसके सॉल्व नहीं करेंगे, अलग अलग तरीके के आप समझ नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट को। तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, मुझसे प्रॉब्लम्स लीजिए ग्रुप के ऊपर। इस क्लास के असाइनमेंट में मूल्य वृद्धि विधि से राष्ट्रीय आय निकालने की सावधानियां लिखिए। इंग्लिश में बोलूं तो व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। प्रिकॉशंस आपको देनी है। सेकेंड है, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग विद न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। याद रखना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जरूरी है, जैसा मैंने समझाया दोहरी गणना की समस्या क्या है और उससे निपटा कैसे जा सकता है, पूरा दोनों ही क्वेश्चन आप तैयार करेंगे 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए, नॉट 4, 5 नंबर के लिए। ये आज की असाइनमेंट है, और प्लस आपको न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व करने ही है। आज कम से कम 20 न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए। आज अलग अलग तरह के 20 न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, और उसके बाद आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे।